हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें चैप्टर 3 में आपके दो टॉपिक आ जाते हैं। एक तो आता है वैद्युत चालन, आ जाता है वैद्युत चालन, और एक टॉपिक इसमें आता है सरल परिपथ। सरल परिपथ, तो इन दोनों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, अति लघु भी होंगे, लघु उत्तरीय भी होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभावित त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। ऑप्शन है इसके 9/2 ओम, 24 ओम, 12 ओम और 16/3 ओम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो यहां हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। अब यहां पर जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 24 ओम है। तो जो 24 ओम प्रतिरोध है ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर आएगा। अब तीनों भुजाओं पर बराबर बराबर आएगा, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ हो जाएगा, एक प्रतिरोध यहाँ आ जाएगा और एक प्रतिरोध यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमने इसको नाम डाल दिया ए, वी और सी। यहाँ पर जो प्रतिरोध आएगा वो 8 ओम आएगा। 8 ओम इधर आ जाएगा, 8 ओम इधर आ जाएगा। तो अब वो ये कह रहा है कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। प्रभावी का मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा या उसके बीच का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम V और C के बीच का प्रभावी प्रतिरोध लेंगे तो उस कंडीशन में अगर यहाँ से कोई धारा जाएगी तो यहाँ धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। तो जो 8 ओम और ये 8 ओम है ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये दोनों 8 मतलब जो तुल्य प्रतिरोध ऊपर वाले का निकल कर आ गया, इन दोनों का 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा एक प्रतिरोध बन गया। ये तो क्या हो गया, हमारा VC हो गया, V और C हो गया। इन दोनों को मिलाकर हमारा एक प्रतिरोध बना जो इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो ये कितना है हमारा, 16 ओम आया, और ये कितना है हमारा, 8 ओम आया। अब यहाँ पर जो धारा अगर आई आएगी तो यहाँ से जो धारा होगी दो भाग में बढ़ जाएगी, इधर I1 इधर I2, अर्थात धारा कैसी होगी, अलग हो गई। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, हमारे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो कितना होगा, 1/r बराबर 1/16 प्लस का 1/8। कि समांतर क्रम का कितना होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2 होता है। तो r1 का मान कितना होगा, 16 मान लिया। ये r2 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 एकम 16, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे कितनी बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/16। तो ये मान हमारा किसका है, 1/r का है। अगर हम r की बात करेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, कितना होगा, 16/3। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 16/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो था 24 ओम वाले 24 ओम प्रतिरोध था, और उस तार से हम क्या बना रहे थे, एक समबाहु त्रिभुज बना रहे थे, और समबाहु त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच का प्रतिरोध हमें निकालना था। तो कितना आएगा निकल के, 16/3 ओम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चालक में ऋणावेश वाहक +x दिशा में तथा उतनी ही संख्या में धनावेश वाहक x दिशा में -x दिशा में गतिमान है, तो धारा मतलब धारा क्या होगी, +x दिशा में प्रवाहित होगी, -x दिशा में प्रवाहित होगी, या धारा में दिशा नहीं होती है, ये किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। ये चौथा ऑप्शन इसका क्या है, +x तथा -x दोनों दिशाओं में प्रवाहित होगी, अतः नेट धारा क्या होगी, 0 होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको,
यहाँ पर दिया है ऋणावेश, क्या दिया है? ऋणावेश। ऋणावेश किधर चल रहे हैं? प्लस एक्स दिशा में। उतनी संख्या में कौन है? धनावेश है, और धनावेश किधर चल रहे हैं? माइनस एक्स दिशा में। तो इसमें आपको एक कंडीशन बताई गई, पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलती है। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? प्लस एक्स धन, मतलब धन दिशा में जा रहे हैं। जैसे हमारा ये एक डायग्राम होता है, इधर एक्स अक्ष होती है, इधर एक्स डैश अक्ष होती है, मतलब इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा किधर है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा किधर है? इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? धन, प्लस एक्स अक्ष की दिशा में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? प्लस एक्स अक्ष की दिशा में जा रहे हैं। तो जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉन के क्या होगी? विपरीत होगी। तो धारा की दिशा किधर हो रही है? माइनस एक्स अक्ष की दिशा में। तो यहाँ पर माइनस एक्स दिशा में प्रवाहित होगी। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। यहाँ पर चेक से गलतियां कर देते हैं कि यहाँ ऋणावेश दे दिया प्लस एक्स अक्ष की दिशा में, धनावेश देख लिया माइनस एक्स अक्ष की दिशा में, और कुल धारा कितनी कर देते हैं? 0 कर देते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा के विपरीत चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन तो ही है। जब ये इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? प्लस एक्स दिशा में जा रहे हैं, तो धारा इलेक्ट्रॉन के क्या जाएगी? विपरीत जाएगी। धारा जो होती है वो धनावेश की दिशा में होती है। तो धनावेश क्या जा रहे हैं? इसकी माइनस एक्स की ओर जा रहे हैं, तो जो धारा होगी वो भी क्या होगी? माइनस एक्स दिशा में ही प्रवाहित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। मतलब दो घन हैं जो एक ही पदार्थ के हैं और उनकी भुजाओं में अनुपात दे रखा है L और 2L का। मतलब जो भुजाएं हैं वो एक की L है और एक की कितनी है? 2L है। तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन है 1:1, 1:2, 2:1 और 4:1। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर एक हम घन बनाएंगे, एक घन हमने ये बनाया, इसमें जो प्रत्येक की भुजा है वो कितनी है? L है। जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? L है। एक हमने ये दूसरा घन बनाया, इसमें जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? 2L है। यहाँ पर हमने ये दो घन बनाए, इनकी जो भुजाएं दे रखी हैं एक की L और एक की कितनी है? 2L है। तो यहाँ पर ये पदार्थ कैसे समान पदार्थ के हैं? कैसे हैं? समान पदार्थ के हैं। जब पदार्थ एक ही होगा तो इसमें क्या चीज कॉमन होगी? इनकी जो प्रतिरोधकता होगी दोनों में समान होगी, क्योंकि दोनों घन कैसे एक ही पदार्थ के हैं, तो इनकी जो प्रतिरोधकता होगी वो एक जैसी होगी, समान होगी। अब हमें यहाँ पर प्रतिरोधक का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, रो बराबर RA/L। आपको निकालना क्या है? प्रतिरोधक अनुपात निकालना है। तो यहां से प्रतिरोध का फार्मूला निकाल दीजिए, R बराबर कितना हो जाएगा? ρL/A। अब अगर हम पहले घन के लिए लेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले के लिए A बराबर वो कितना हो जाएगा? L गुणा L, जो अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? L गुणा L। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये A1 हो जाएगा और A2 जो हो जाएगा वो 2L गुणा में 2L, ये निकल कर आ जाएगा हमारा। अब यहां से जो फार्मूला हम लेंगे, अगर हम R1/R2 कर दे, R1 पहले घन के लिए, R2 दूसरे घन के लिए। अब फार्मूला तो हमारे पास ये है, तो R1 का मान कितना हो जाएगा? रो तो कॉमन रहेगा, L1 मतलब पहले घन के लिए L ही रहेगा, अपॉन में A1, A1 कितना हो गया? L गुणा L हो गया, अपॉन में दूसरे घन के लिए जो रो है वो कॉमन रहेगा, लंबाई कितनी है इसकी? 2L है,
अपॉन में, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 गुणा 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 कैंसिल, यहाँ से रो कैंसिल, इस एल से एल कैंसिल, और इस वाले एल से ये वाला एल हमारा कैंसिल, सारे पद कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। तो R1 अपॉन में R2 बराबर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में, ये वाला जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, रो बरा होता है आर अपॉन एल, तो आर बरा होता है रो एल अपॉन में ए हो जाता है। अब अगर हम पहले घन की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल गुणा एल, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई भी एल है चौड़ाई भी एल है। इसका क्षेत्रफल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2l गुणा 2l, लंबाई भी 2l है चौड़ाई भी 2l है। अब R1 का अगर मान लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, पहले घन के लिए लंबाई l है और क्षेत्रफल कितना है l गुणा l, ये जो क्षेत्रफल होगा l गुणा l हो जाएगा। दूसरे घन के लिए R2 बराबर कितना हो जाएगा रो 2l अपॉन में 2l गुणा 2l, क्योंकि दूसरे का क्षेत्रफल कितना है 2l गुणा 2l है। तो यहाँ 2l से 2l कैंसिल हो गया, इस l से 12 से 12 ये कैंसिल हो गया, एक एल से एल कैंसिल हो गया, इस वाले से ये कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, ये बच्चा कितना हमारा 2 बच्चा, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2:1 का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 4 है, दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। मतलब दो प्रतिरोध है R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। किसका अनुपात पूछा है, ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात पूछा है। अब ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहां पर सोल्व करते हैं इसको। यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, H बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। कितना पढ़ा था, V स्क्वायर अपॉन में R, ये पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। अब यहां पर हमने क्या ले लिया, T1 ले लिया पहली स्थिति में T1 लिया, प्रतिरोध कितना है R है। दूसरी स्थिति में H2 बराबर कितना हो जाएगा V स्क्वायर, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। अपॉन में प्रतिरोध कितना है 2R गुणा में T2, समय बराबर है। समय क्या लेंगे यहाँ पर, बराबर लेंगे। समय को हम बराबर लेते हैं, केवल किसमें अंतर है R और 2R में, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है। तो अगर हम यहाँ से ऊष्मा का अनुपात लेंगे H1 अपॉन H2 बराबर, तो इसको जब लेंगे V स्क्वायर इंटू में T अपॉन में R अपॉन में V स्क्वायर इंटू में T अपॉन में कितना हो जाएगा 2R। इस पद से ये पद कैंसिल हो गया, 2R कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो 2R अपॉन में R, R से R कैंसिल हो गया, तो H1 अपॉन में H2 बराबर 2 अपॉन में 1 बराबर कितना हो गया 2:1 हो गया। कितना आ गया 2:1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। किसके लिए लागू नहीं होता, अचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, आर्क लैंप के लिए, या इन सभी के लिए। तो जो ओम का नियम आपने पढ़ा था वो था V = IR, V = IR। I क्या है धारा और V क्या है विभवांतर। तो जो विभवांतर और धारा होती है वो किसमें होती है, चालक में होती है। किसमें होती है, चालक में होती है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कहीं चालक दे रखा है, यहाँ क्या दिया अचालक, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या दिया अर्धचालक दिया है। तो अर्धचालक कुछ स्थिति में चालक की तरह कार्य करते हैं और कुछ स्थिति में अचालक की तरह कार्य करते हैं। मतलब दोनों के चालक, इनकी चालकता जो होती है चालकों से तो कम होती है लेकिन अचालकों से ज्यादा होती है, लेकिन पूर्णतः तो चालक नहीं होते। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आर्क लैंप के लिए, आर्क लैंप क्या है, आर्क लैंप कोई चालक नहीं है। अब बच्चा क्या है, इन सभी के लिए मतलब
ओम का नियम इनमें से किसी के लिए भी लागू नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग V है। यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो अब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा V होगा, 4V होगा, V/2 होगा या V/4 होगा। तो यहां पर जो दे रखा है ना ये अपवाह वेग, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो यहाँ पर किसी चालक में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवाह वेग से गति कर रहा है प्रथम स्थिति में। तो जो क्वेश्चन जो है आपका ये 2023 में आ चुका है। किसमें आ चुका है? 2023 में आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में जो संबंध था, क्या था संबंध? I इक्वल टू NaE/VD। कितना था? NaE/VD था। यहां से अगर हम अनुगमन वेग निकाले VD तो इसको मैं V1 मान ले रहा हूं पहली स्थिति में। कितना? V1 बराबर कितना हो जाएगा? I/में NE इंटू में A। तो ये जो है हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब परिवर्तन केवल किस में कर रहे हैं? तार की मतलब तार में कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं? धारा में कर रहे हैं। तो ये दोनों में परिवर्तन कर रहा है तो इसके को हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। तो V1 इक्वल टू पहले में धारा कितनी है? I है और जो क्षेत्रफल होगा इसका वो कितना हो जाएगा? इसको हम NE ऐसे रहने देंगे। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। कितना हो? पाई R1 का स्क्वायर कर दो। कितना कर दो? पाई R1 का स्क्वायर कर दो। R स्क्वायर रहने दीजिए। ये तो पहली स्थिति में हो गया। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा? इसी से लेंगे V2 बराबर। अब दूसरी स्थिति में, पहली स्थिति हमारी यहां तक हो गई। यहां से दूसरी स्थिति में क्या है? यदि उसी धातु को दोगुनी त्रिज्या के तार में, मतलब उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? दोगुनी है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2I प्रवाहित हो रही है। तो जो धारा थी इसकी जगह तो कितना आ जाएगा? 2I आ जाएगा। NE हमारा ऐसे रहेगा और यहाँ पे कितना होगा? पाई R। त्रिज्या कितनी कर रहे हैं? दोगुनी कर रहे हैं तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से V2 बराबर कितना आएगा? 2I/में NE पाई और कितना होगा? 4R स्क्वायर। यहां से इसको भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये V2 का मान आ गया और ये V1 का मान आ गया। हमें क्या निकालना है? दोनों में अनुपात निकालना है। कितना होगा? मतलब जो बाद में अनुगमन वेग है वो कितना होगा? तो मान निकालना है हमें V2 का। तो V2 में कर दीजिए V1 इक्वल टू V2 का मान। देखिए जो पद कट जाएंगे, I/में NE पाई R स्क्वायर, I/में NE पाई R स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब I/में NE पाई R स्क्वायर, या हम इसको अनुपात में लेके यहीं से सोल्व कर देंगे। इसको क्या हो जाएगा? V2 बराबर, यहां से 1/2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, बचा कितना? I/में NE पाई R स्क्वायर। तो यहां से जो V2 हो जाएगा वो 1/2 V1 हो जाएगा। तो V2 बराबर 1/2 और V1 का मान कितना है हमारे पास? V है। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? V/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। यहाँ पर सबसे पहले जो धारा I प्रवाहित हो रही थी और अनुगमन वेग कितना था? V था। तो उससे हमने V1 का मान निकाल दिया। ये कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू I/में NE पाई R स्क्वायर। तो A का मान कितना होगा? पाई R स्क्वायर। पाई एक यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्या होती है? जैसे ये बेलन है, इसको तार मान लीजिए। इस तार का जो अनुप्रस्थ काट होगा कौन सा होगा? ये वाला।
तो इसका क्षेत्रफल हमें लेना है, इसका इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें लेना है। तो यहाँ से पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब त्रिज्या कितनी कर रहे हैं, दोगुनी कर रहे हैं, मतलब इसकी जो त्रिज्या है इस तार की मोटाई कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो त्रिज्या हम दोगुनी कर रहे हैं। त्रिज्या जब दोगुनी करेंगे तो यहाँ पर कितना लगाएंगे, 2r स्क्वायर लगा देंगे। धारा कितनी हो रही है, 2i हो रही है, तो 2i लगा दी। इसको सोल्व करेगा, सोल्व किया तो हमारा 2 दूनी 4 कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा, तो b/2 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। ये भी आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको 2 बार आ चुका है। ये एक बार 2019 में आया है और एक बार 2022 में आया है। ये क्वेश्चन 2019 में आया है और एक बार 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु दे रखा है, जिसमें प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध क्या है, R हो। जिसमें धारामापी जुड़ा है उसका प्रतिरोध भी R है, प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध भी R है। तो यहां से हम एक व्हीटस्टोन सेतु बना लेंगे। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु हो गया, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, इसको हमने क्या जोड़ दिया, किसी बैटरी से जोड़ दिया, मतलब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध हमें यहाँ निकालना है, तो यहाँ इसका प्रतिरोध भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, और इसका भी कितना है, R है। तो यहाँ से अब ये क्या कह रहा है, संतुलित है। व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलित। जब संतुलित होगा तो यहाँ पर जो धारा होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मतलब यहाँ पर जो बहने वाली धारा होगी इस ब्रिज में वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। इस ब्रिज में जो बहने वाली धारा है वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये तो हमारा 0 हो गया। अब बचा क्या, अब हमारा ये R बचा। तो अगर यहाँ से कोई धारा आई जाएगी, यहाँ क्या हो रही, संधि हो रही है, इस संधि से धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। इधर I1, इधर कितनी चली जाएगी, I2, इधर कितनी जाएगी I1, इधर कितनी जाएगी I2। इसमें कोई धारा है नहीं, तो इससे तो हमको मतलब ही नहीं बचा। तो अब यहाँ जब R1 होगी, I1 होगी धारा, तो यहाँ भी I1 होगी, तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो श्रेणी क्रम में ऊपर वाले दोनों कंडीशन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा R डैश हो जाएगा। कितना होगा, R प्लस R बराबर 2R। इसी प्रकार से इसमें धारा I2 होगी, इसमें भी धारा I2 होगी, तो ये दोनों किस में, श्रेणी में हो जाएंगे। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए, R डबल डैश ले लीजिए, ये भी कितना होगा, R प्लस R अर्थात 2R। ये भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये भी हमारा कितना आ गया, 2R आ गया निकल के। अब हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो ये 2R मतलब इन दोनों को मिलाकर 1 बना, इन दोनों को मिलाकर 1 बना, तो ये दोनों किस में जाएंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि इधर धारा I1 जा रही है, इधर धारा I2 जा रही है, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/में R, 1/में R 1 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे R दे रखा है, तो 1/में 2R प्लस का 1/में 2R। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2R। ऊपर कितना होगा, 1 प्लस का 1 बराबर कितना होगा, 2/में R। तो 1/में R1, तो R1 बराबर 2R। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से R1 बराबर किसके हो गया, R के। R1 बराबर किसके हो गया, R के। तो यहाँ पर जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध जो यहाँ से निकल कर आएगा वो कितना आएगा, हमारा R। कितना आएगा, R आएगा। तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा कितना होगा, R होगा। यह क्वेश्चन दे रखा है आपका, एल्यूमिनियम तथा मतलब Al तथा G के एक टुकड़े को T1K से T2K तक ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध
प्रत्येक का बढ़ जाएगा, प्रत्येक का घट जाएगा, या एल का बढ़ेगा जी का घटेगा, एल का घटेगा तथा जी का बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये एल क्या है और ये जीई क्या है। एल यहाँ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होता है, धातु होती है। जी क्या है, जर्मेनियम है, ये क्या होता है हमारा मतलब अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है। और ये जो है धातु कैसी होती है हमारी, चालक होती है। कैसी होती है, चालक होती है। तो जो एल्यूमिनियम वो चालक है, जर्मेनियम क्या हमारा अर्धचालक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एल तथा जी, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन में एल। तो यहां से जो आर बराबर हो जाएगा वो रो एल अपॉन में ए। कितना होगा, रो एल अपॉन में ए। यहां पर जो ये रो है ये क्या है, इसकी प्रतिरोधकता। रो क्या है, प्रतिरोधकता। रो क्या है यहाँ पर, प्रतिरोधकता। तो यहां से अगर इस रो का मान बढ़ेगा तो इस आर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इस रो का मान बढ़ा, प्रतिरोधकता में वृद्धि हुई, तो प्रतिरोध में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं, किसी चालक का ताप क्या करते हैं हम, बढ़ाते हैं, तो उसकी जो प्रतिरोधकता वो क्या होती है, घटती है। और किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। हम ताप को T1K से T2K तक क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। जब ठंडा करेंगे तो इसकी चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब इसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो टुकड़े हैं, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम है, इसको T1K से T2K तक अगर ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर जो एल्यूमिनियम है क्या है, चालक है, तो इसकी प्रतिरोधकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रतिरोधकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एल का मान तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, एल का मान बढ़ेगा। और जो हमारा जो एल है इसका मान तो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। और जो सॉरी एल मान क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोधकता क्या होगी, हमारी घट जाएगी। प्रतिरोधकता क्या होगी, हमारी घट जाएगी। क्योंकि एक टुकड़े को T1K से T2 तक क्या कर रहे हैं, हम ठंडा कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एल का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब इसको हम ठंडा करेंगे तो इसकी चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसकी चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ प्रतिरोध पूछ रहा है। तो जब चालकता में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। चालकता में जब वृद्धि होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एल का जो प्रतिरोध घट जाएगा और जी का प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका 2006 में आया, एक तो 2006 में आया है। लेकिन इस बार के लिए ये परीक्षा की दृष्टि से क्या रहेगा, 2024 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा, इस पे भी आप इंपोर्टेंट डाल देंगे। जूल के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोधकता रो के चालक पर आरोपित विभवांतर क्या है, नियत है। क्या है, जूल के नियम के अनुसार एक प्रतिरोधकता रो के चालक पर आरोपित विभवांतर क्या है, नियत है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होगी किसके, रो की होगी, अंडर रूट रो के होगी, 1/√रो के होगी, या 1/रो के होगी।
तो यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, रो इक्वल टू आर अपॉन एल। कितना, रो इक्वल टू आर अपॉन एल। तो यहां से आर बराबर, मतलब क्या पढ़ा था आपने, रो इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। हमसे क्या पूछ रहा है, ऊष्मा के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, ऊष्मा के लिए। तो हम पहले आर का मान निकाल देंगे यहां से। आर बराबर कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन में ए। कितना हो, रो एल अपॉन में ए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था हीट का, कितना पढ़ा था, एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर। एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आर का मान पुट कर देंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर का मान कितना है, रो एल अपॉन में ए। ए कहाँ जाएगा, ऊपर। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर ए अपॉन में रो एल। कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में रो एल। अब वी तो क्या है यहाँ पर, जो वी है विभवांतर, वो कैसा है, नियत है। तो इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। अब यदि हम चालक की लंबाई 1 मान लें और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी कितना मान लें, 1 मान लें, तो यहां से जो निकल कर आएगा, सॉरी, एच रेसिप्रोकल किसका आएगा, 1 अपॉन रो कहेगा। तो यहाँ पर जो उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होगी किसके होगी, 1 अपॉन रो के होगी। किसके होगी, 1 अपॉन रो के होगी। संख्या 10, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। यहाँ पर एन समान प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक को हम किससे लिखते हैं, आर से। प्रतिरोधक को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो एन प्रतिरोध है जो पहले तो किसमें जोड़े जा रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं, और उसके बाद उसको किसमें जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा, 1 अपॉन एन होगा, एन होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा, या फिर एन स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका था, श्रेणी क्रम का था। इसी में एक समांतर का पढ़ा होगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3। एक ये पढ़ा होगा। तो यहां से अब यहां पर कितने हैं, n है, तो हम इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना होगा, R होगा, R1 मान लीजिए इसको, कितना मान लो, R1। R1 बराबर R प्लस का R प्लस का R प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जोड़ना है, n तक, क्योंकि कितने जो हैं, n दे रखे हैं। तो R1 बराबर, R को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का डॉट डॉट कहाँ तक होगा, n तक होगा। कहाँ तक होगा, n तक। तो R1 बराबर ये जुड़ के कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NR। इसी प्रकार आप किस में जोड़ देंगे, हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में कितना होगा, 1 अपॉन R2 मान लेंगे, 1 अपॉन R प्लस का 1 अपॉन R प्लस का 1 अपॉन R प्लस का डॉट डॉट कहाँ तक होगा, n अपॉन R तक। तो 1 अपॉन R2 मतलब कहाँ तक होगा, n पदों तक होगा, R नहीं लिखेंगे, कितना, n पदों तक। तो 1 अपॉन R2 बराबर, ये भी कहाँ तक, n पदों तक होगा, तो n अपॉन R हो जाएगा। तो R2 बराबर कितना हो गया, R बटे n हो गया। अब हमसे पूछा गया है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात। तो अब अधिकतम, ये R1 अधिकतम होगा कि R2 अधिकतम होगा। तो यहाँ पर R में n से गुणा हो रही है, यहाँ R में n से भाग हो रहा है, तो ये वाला मान क्या होगा हमारा, अधिकतम हो जाएगा। ये कैसा होगा, अधिकतम हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो हमें अनुपात किसका निकालना है, पहले अधिकतम लेना है, बाद में न्यूनतम लेना है। तो अधिकतम हमारा R1 हो गया, न्यूनतम हमारा R2 हो गया, इक्वल टू ये NR हो गया, ये R अपॉन में n हो गया, R से R कैंसिल, ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो R1 अपॉन R2 बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया,
ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया है और इस वर्ष के लिए ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा 2024 के लिए। तो ये चैप्टर 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आज हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिसे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।